हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर सुपर ग्रेड। आज बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है, will the elevation in boiling point be same if 0.1 mole of sodium chloride or 0.1 mole of sugar is dissolved in 1 liter of water? Explain. अक्सर 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना बच्चों। और आप लोग ये भी जानते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस, दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस। When we talk about सोडियम क्लोराइड, अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है और वो डिसोसिएट होगा तो आयंस प्रोड्यूस करेगा। ऑन द अदर हैंड हम अगर शुगर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, वो डिसोसिएट नहीं होगा तो आयंस भी प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो बेटा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, सीधी सी बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि क्या सेम होना चाहिए, तो आप आंसर किस तरह लिखोगे मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, चाहो तो इसको लिखते रहो। नो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट बी सेम in case of sodium chloride and sugar, because sodium chloride is ionic compound, it dissociates to produce more number of ions, and elevation in boiling point being colligative property depends upon number of ion, so for sodium chloride elevation boiling point will be more। ये हमारा खत्म होता है पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं अगर अपन, तो बोल रहा है गैल्वेनिक सेल दे दिया उसने, कह रहा है a galvanic cell consists of a metallic zinc plate immersed in 0.1 molar zinc nitrate solution, ठीक, and metallic plate of lead in 0.02 molar lead nitrate solution. Calculate the EMF of the cell. पहला पॉइंट उठा लो, क्या कैलकुलेट करना है, EMF of the cell, यानी कि आपको E सेल निकालना है। राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक, और तीसरा बोल रहा है रिप्रेजेंट द सेल, ठीक। चलो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले उसने आपको गिवन भी दे दिया है जिंक और लेड के लिए ई नॉट सेल की ई नॉट की वैल्यू, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब बच्चों आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो मैंने क्या बताया था उसको याद करना जरूरी है। लस्सी रबड़ी काजू बर्फी शरबत का नाम ना लो, मगर आलू जिंदगी, ज़ैडन आ गया जिंदगी, मगर आलू जिंदगी नहीं पागलपन है। कॉलेज पब्लिक, पीबी आ गया लेड। तब बताया था जो ऊपर आते हैं वो एनोड बनाते हैं, जो नीचे आते हैं वो कैथोड बनाते हैं। एनोड का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड का रिडक्शन होता है। जिंक नाइट्रेट है ना, मैं उसको ले लेता हूं Zn2 पॉजिटिव, और लेड नाइट्रेट है ना, मैं उसको ले लेता हूं Pb2 पॉजिटिव, ठीक है। अब एक मिनट, अब ध्यान दो, देखो क्या कहानी है। देखो बेटा, भैया जिंक का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और लेड का रिडक्शन कर रहे हैं, है ना, तो बेटा क्या होगा, जिंक Pb2 पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो बनाएगा Zn2 पॉजिटिव, और आपका बेटा वो Pb2 पॉजिटिव रिड्यूस होकर Pb बना देगा, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी क्या, केमिकल इक्वेशन हो गई केमिकल इक्वेशन, ये हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन। अब दूसरा क्या बोल रहा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। बेटा सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड, फिर 2 स्लैश लगाते हैं फॉर सॉल्ट ब्रिज, फिर रिएक्शन एट कैथोड। इसको देख लेते हैं अपन, देखिए
Zn/Zn2 पॉजिटिव ये एनोड पर हो रहा था, फिर 2 स्लैश लगाए बेटा सॉल्ट ब्रिज के लिए, फिर रिएक्शन एट कैथोड, Pb2 पॉजिटिव बना रहा था Pb। ठीक, अब हमारे 2 नंबर आ गए। कैसे? 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, केमिकल इक्वेशन लिखने का 1 नंबर दे दिया, आप सेल को रिप्रेजेंट करने का उसने 1 नंबर दे दिया, सेल रिप्रेजेंट भी कर दिया हमने। ठीक है, अब तीसरे नंबर के लिए हमको बेटा ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए आपको नर्न्स्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्या बोलती है नर्न्स्ट इक्वेशन? नर्न्स्ट इक्वेशन बोलती है ये, देखो, वो बोलती है बेटा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है, अब सर हमें ई नॉट सेल नहीं पता है और आपने ये 2 क्यों लिया, वो बता देता हूं मैंने 2 क्यों लिया। कायदे से यहां पर आना चाहिए था, क्या बेटा? 0.059 अपॉन एन। एन है आपकी वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो बेटा सीधी सी बात है ना, यहां पर मेरे को साफ साफ दिख रहा था इसलिए मैंने 2 ले लिया था। जिंक बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तभी तो +2 में जाएगा, और Pb2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो Pb बनेगा ना बेटा। तो n पता लग गया, n आ गया मेरे पास में, क्या? n इज 2। सर मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं पता। कैसे नहीं पता? ये देखे रखिए कंसंट्रेशन उसने, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है आपका, Zn2 पॉजिटिव आपका प्रोडक्ट है और उसकी कंसंट्रेशन है 0.1। Pb2 पॉजिटिव आपका रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन है 0.02। ठीक है, अब सब कुछ दे दिया है। नहीं सर हमें ई नॉट सेल अभी नहीं पता है, ई नॉट सेल भी निकाल लेते ना बेटा, उन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया था ना, ई नॉट सेल भी निकाल ले रहे हैं। देखो ध्यान दो, चलो मैंने आपको बताया था ई नॉट सेल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड कौन बना रहा था? लेड बना रहा था, कितना है? -0.13, माइनस जिंक है -0.76, -0.76। अब बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.76 में से 0.13 करेंगे 0.63 नहीं आ जाएगा? तो क्या आ गया हमारा ई नॉट सेल? 0.63। सब कुछ आ गया है, बस वैल्यूज पुट करके हमें आंसर निकालना है। जल्दी करते हैं। 0.63 डिवाइडेड बाय बेटा 0.0591, 0.06 मान लेते ना यार, इसको 0.06 मान लो। एन हमारा 2 है ही, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी 0.1, 0.1 को 10 का पावर -1 ले लो, 10 का पावर -1 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या था? 0.02, 2 इंटू 10 का पावर -2 ले लो, 2 इंटू 10 का पावर -2 ले लो, 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 का पावर +2, 10 का पावर +2 और 10 का पावर -1, केवल 10 बचा। 10 का पावर 1 मतलब 10 बचा ना, तो log 10/2। और बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, देखो ये तो 0.03 टाइम्स नहीं आ गया, 0.03 है ना। अब इसी को लिख लेते हैं अपन, देखो 0.03 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो बेटा 2 5 या 10 टाइम्स जा रहा है, और यहां पर ये एज इट इज लिख लो 0.63। तो बेटा log 5 की वैल्यू होती है 0.699, 0.699, 0.7 ले लो, है ना। 0.7 को 0.03 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.021 आ जाएगा। इसको कर भी देते हैं, देखो 0.63 माइनस 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 0.63 माइनस 0.021, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.609 वोल्ट ई सेल। बच्चों एक बात ध्यान रखना, पहले इसको देख लो एक बार। एक बात ये ध्यान रखना, जब हम टीचर्स लोग जाते हैं कॉपीज चेक करने के लिए बोर्ड्स की, तो हम लोगों को ब्लूप्रिंट मिलता है बेटा, यूनिट्स आर मस्ट, वो लिखना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक रिएक्शन है, ए बना रहा था बी, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 3 टाइम्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब इस टाइप क्वेश्चन आए, सबसे पहले बेटा तुम लोग रेट लॉ लिख लो, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग रेट लॉ लिख लो। रेट लॉ होता है R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर x। ये x ही है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब वो आपसे बोल क्या क्या रहा था, वो बोला था रेट, अच्छा ये आपका रेट, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपका कंसंट्रेशन है ब्रैकेट में ए, ठीक है। वो बोल रहा है ये 27 टाइम्स हो जा रहा है भाई, के तो रेट कांस्टेंट है, ऐसे ही रख लो। कब, जब आपने इसको थ्राइस कर दिया, इसको थ्राइस कर दिया। बच्चों तुम लोग इतने समझदार तो हो कि ये 3 का क्या ऊपर करूं मल्टी, मैं क्या रखूं कि ये 27 आ जाए। 3 3 जा 9, 3 जा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 आ गया। तो भैया 27 इज इक्वल टू के 3a का पावर थ्राइस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3, ठीक है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत बहुत अच्छा और एक अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पिक करते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोलता है आफ्टर 24 आवर्स ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन्स बिहाइंड, व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा ठीक, चलो ठीक, देखते हैं इसको, ध्यान दो। पता है क्या, रेडियो एक्टिव कहीं पर भी समझ ले, पढ़ लो तो समझ लियो, क्या समझ लियो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले तुम्हें जितने फॉर्मूले याद हैं वो लिख लो। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स, एक ये फॉर्मूला है। एक है बेटा K इज इक्वल टू उसकी हाफ लाइफ का 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ। हमको हाफ लाइफ निकालनी है तो हमें K निकालना पड़ेगा, वो K हमें इससे निकालना पड़ेगा। अब जरा गिवन लिखकर देखो, क्या सब कुछ दे के रखा हुआ है। आफ्टर 24 आवर्स टाइम दे दिया, सर इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लें बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में टाइम जो है वो सेकेंड में भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, मंथ, इवन इवन ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। जो है वैसे ही रहने दो। अब ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ इनिशियल दे दिया 1 ग्राम, बचा कितना 0.125 ग्राम, सब दे दिया बेटा, बस वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालना शुरू कर दो, ठीक है। यहां से के और वहां से हाफ लाइफ, देखो क्या आएगा 2.303 अपॉन 24 लॉग ऑफ 1 अपॉन 0.125। बेटा ये पॉइंट हटाऊंगा, 3 0 ले लूं, और मैं ये जानता हूं क्या कि 25 5 जा 125 होता है, 25 4 जा 100 और 0 ले लो, ये आ गया 5 8 जा 40, लॉग 8 आ गया। चलो भाई सॉल्व करो, देखो ध्यान दो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 24, लॉग 8 को यू कैन राइट इट एज लॉग 2 का पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8, तो बेटा लॉग a का पावर b लॉग a क्या हो गया, b लॉग a 3 लॉग 2 हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं अपन इसको, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 24 इंटू 3 log 2, फिर से कैंसिल होने का आ गया बेटा, 3 8 जा 24 होता है, log 2 क्या होता है 0.301, ठीक है। देखो क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाय 8। जब हम डेरिवेशन कर रहे थे क्लास में बताया था 2.303 इंटू 0.301 इज 0.693, k is your 0.693 डिवाइडेड बाय 8। इसको नहीं करूंगा मैं डिवाइड, क्यों, क्योंकि भाई यहां पर ये 0.693 है, कैंसिल हो जाएगा।
बस इसी के को उठाकर इससे इक्वेट कर दो, आपका काम आसान हो गया। ये आपका कैंसिल हो गया और हाफ लाइफ आ गई बेटा आपकी क्या, 8 आवर्स। इतना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 300 केल्विन, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 present per liter in its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of another glucose solution is 1.52 bar at the same temperature, मतलब 300 केल्विन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अदर सॉल्यूशन। ठीक बेटा, जब ऐसा नहीं दिया है तो हमेशा एज्यूम कर लेना कि वो आइसो ऑस्मोटिक कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो एज्यूम आइसो ऑस्मोटिक। हमारे पास में आप पहले गिवन लिखेंगे, अपन सबसे पहले गिवन लिख लिया करो। मैंने क्या बोला था, गिवन लिखने की हैबिट डाल लो। न्यूमेरिकल से अगर तुम भागते हो तो तुमको न्यूमेरिकल से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा टेम्परेचर देखिए रखा हुआ है 300 केल्विन, पर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में टेम्परेचर तो सेम ही है ना। पहली वाली कंडीशन में उसने वेट दे दिया है कितना, 36 ग्राम्स। मोलर मास मैं जानता हूं 180 होता है। सेम ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो मेरे को यहां पर वेट तो नहीं पता है, पर मोलर मास 180 ही रहेगा। अब वॉल्यूम दे दी 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर, यहां पर भी वॉल्यूम है 1 लीटर, V2 मान लो। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाई 1 कितना दे दिया उसने, ऑस्मोटिक प्रेशर पहला वाला 4.98, और दूसरा क्या दे दिया उसने 1.52। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन निकालनी है, मतलब वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम नीचे है ना। ठीक है, चलो निकालते हैं। देखो फॉर्मूले लिख लो बेटा सबसे पहले तुम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख लो, फॉर्मूले। देख बेटा, मैं जानता हूं मेरा पाई 1 बराबर होता है C1RT के। ठीक है, डिवाइड कर दो इसको, मेरा पाई 2, मेरा पाई 2 बराबर होता है C2RT के, है ना। पाई 1 क्या देखे रखा हुआ है 4.98, 4.98 डिवाइडेड बाय 1.52 बराबर बेटा RT, RT तो कैंसिल हो जाएगा। C1 कंसंट्रेशन सर नहीं दी है इसने, फर्स्ट वाली कंसंट्रेशन नहीं दी। कैसे नहीं दी कंसंट्रेशन, इससे कंसंट्रेशन निकल जाएगी। कंसंट्रेशन है क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर में। वॉल्यूम तो 1 है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। वेट कितना है 36, मोलर मास कितना है 180 है, तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई 36 अपॉन 180। ले लो वहां पर 36 अपॉन 180, C1 36 अपॉन 180 इंटू C2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, कर लो। C2 ये हो जाएगा 1.52 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 4.98 इंटू 180। बच्चों हम लोग ना न्यूमेरिकल्स में अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। 1.52 को मैं 1.5 मान लूं, है ना, 4.98 को 5 ही मान लूं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह क्या ले ले रहा हूं मैं, इसकी जगह ले ले रहा हूं मैं क्या 1.5 और इंटू 36 डिवाइडेड बाय इसकी ले रहा हूं 5 इंटू 180 C2। देखो ध्यान दो, कैंसिल करो, ये 0.3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ये बेटा तुम लोग टेबल्स इतने तो आते होंगे, 18 टू जा 36 होता है, 18 टू जा 36, 18 10 जा 180। ठीक है, तो ये क्या आ गया 3 टू जा 6, 0.6 अपॉन 10, 0.6 अपॉन 10 यानी कि C2 आ रहा है 0.6 अपॉन 10, यानी कि आपका C2 आ गया क्या 0.06। बेटा मोल्स पर लीटर, हमेशा यूनिट्स इंपॉर्टेंट है,
ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब आ गया भाई, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग एक क्वेश्चन। चलो ठीक है भाई, ये लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है, ठीक है। इफ स्लोप इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, पहला। और दूसरा बताना है हाउ डज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिलेट टू इट्स रेट कांस्टेंट। अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं। देखो ये ग्राफ किसका है, हमको ये पहचानना है। तो भाई मेरे को तो याद है, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था, सारे ग्राफ पढ़ाए थे। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ अगर हो और वो इस तरह से आ रहा हो, नेगेटिव स्लोप हो, तो समझ जाना वो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों को ये डिराइव करके बता देता हूं ताकि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, ध्यान दो। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की आपकी, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है क्या, तो देखो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट मान लो, फाइनल कंसंट्रेशन आर मान लेता हूं, ठीक है। अब उसको लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, डर लग रहा है, नहीं मत डरो, देखो ध्यान दो, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। कैसे, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम, बेटा log a बाय b होता है log a माइनस log b, ये होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा सबको, ये इधर भेज दो, तो क्या आ गया बेटा, kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log r नॉट माइनस log r, ठीक है। अब माइनस लॉग आर इधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, क्या हो जाएगा, इसको रिफ्रेम करके log r इज इक्वल टू log r नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। इक्वेशन बन गई बेटा, ध्यान दो। y एक्सिस पर रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स क्या है, t टाइम, तो m स्लोप है वो क्या आ गया, k अपॉन 2.303 माइनस एम एक्स प्लस सी, तो बेटा y इज टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन जाएगा। ध्यान दो, माइनस m मतलब स्लोप हो गया, यहां पर स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू देकर रखी हुई है आप लोगों को, क्या, माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303। इंटरसेप्ट बाय एक्सिस पे आर नॉट है, ये देखो इंटरसेप्ट देके रखा हुआ है आर नॉट, ठीक है। वाई एक्सिस पे लॉग आर है, दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, दिया हुआ है, स्लोप भी दिया हुआ है उसने, इधर देखो, उसने आपको स्लोप की वैल्यू दे दी है -2 इंटू 10⁻⁻6, तो बस ये इसके बराबर कर दो, आंसर आ गया आपका, खत्म, इतना सा है, ये बराबर -2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इतना ही है ना। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, इसको कर दो, के आपका आंसर आ जाएगा। के क्या आ गया बच्चों, के आ गया आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 4.606 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, पर सेकेंड। क्या टफ लगा, है आसान। पहला वाला पड़ाव खत्म, दूसरा आता है हाउ डज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिलेट टू इट्स रेट कांस्टेंट, ये भी कर लेते हैं, देखो ध्यान दो। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन बता देता हूं कि किस तरह से होता है, ठीक है। वैसे तो उसका सीधा सा है बेटा, वो मैं तुरंत बता दूं आपको, रटा रटाया है, लेकिन हम डेरिवेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी के सहारे अगर आप लोगों को ऐसा आता है ना, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, क्योंकि सिलेबस में है, तो वो भी खत्म हो जाएगा हमारा। मतलब एक तीर से दो तीन शिकार कर रहे हैं। पहला शिकार क्या कर दिया हमने, जीरो ऑर्डर का निकाल लेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसकी हाफ लाइफ भी निकाल लेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखो बेटा जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर,
बेटा R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 0। पहली इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को। एक लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A बाय dt। ये दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, इक्वेट कर दो। K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 0 बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A बाय dt। ए एक साइड ले आओ तो आ गया बेटा ये के डी टी बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय ए नॉट। समथिंग पावर 0 1 होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो माइनस डी ए बराबर के डी टी आ गया, माइनस को इधर भेज दो तो बेटा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर आ गया माइनस के डी टी। इसको उठा के इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है। के तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है। इसको 0 से t टाइम तक कर दे रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ डी ए जो होता है वो तो a ही होगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। c कांस्टेंट है। अब बेटा हम जानते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जब स्टार्टिंग में होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं क्या मान लेता हूं, वो A0 थी, इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली, ठीक है। अब मैं T की वैल्यू यहां रख रहा हूं, A की वैल्यू यहां रख रहा हूं ताकि मैं C निकाल पाऊं क्या आएगा मेरा। देखो ये यहां रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या, A0 बराबर बेटा माइनस के टी, 0 तो 0, ये क्या पूरा 0 हो गया, इज इक्वल टू C। C मिल गया मेरे को। अब वही C उठाकर यहां रख दो, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरा, कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर मेरे को K निकालना है तो K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा A0 माइनस A डिवाइडेड बाय टी टाइम। ये आ गया बेटा इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ किसकी, आपके जीरो ऑर्डर की, ये आ गई, ठीक है। अब हम इसकी हाफ लाइफ देख लेते हैं। अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ वो आधा टाइम है जहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, ठीक है। ये उठाकर वैल्यूज यहां पुट कर रहे हैं। K इज इक्वल टू A0 माइनस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय T हाफ। बेटा ये A0 में से माइनस A0 बाय 2 होगा तो A0 बाय 2 ही तो बचेगा ना बेटा। तो क्या आ गया मेरे पास में, ध्यान दो मैं इसको लिख भी दे रहा हूं। देखो बेटा ये आ गया मेरे पास K इज इक्वल टू A0 बाय 2 T हाफ, या T हाफ आ जाएगा आपका A0 डिवाइडेड बाय 2K। क्या बोल रहा था, हाउ डज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिलेट टू इट्स रेट कांस्टेंट, ये लिख देना बस इतना, ठीक है। तो बहुत इजी था, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। अच्छा ठीक, चलो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, है ना। ध्यान दो, चलो इसको देखो, आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं ई नॉट फॉर हाइड्रोजन होता है 0। अब आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है ना, सेक्शन लिख देता हूं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन log of concentration of product divided by concentration of reactant, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेना है अपन। अब ई नॉट सेल तो 0 ही है, 0 माइनस 0.0591। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही होती है ना भाई, log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H2 के लिए 1 हो जाएगी। और बेटा पीएच अगर 10 दिया है, देखना पीएच अगर 10 दिया है
तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 10 का पावर -10 है। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या देखे रखा है, 10 का पावर -10, 10 का पावर -10, ऊपर जाएगा 10 का पावर +10 कर देगा बेटा ये, तो -0.0591 इंटू लॉग 10 का पावर +10, लॉग ए का पावर बी हो गया, बी लॉग ए हो जाएगा, ठीक है, -0.0591 इंटू 10 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 10 से सीधे मल्टीप्लाई कर देना, फाइनल आपका ई सेल क्या आ जाएगा बेटा, -0.591। ठीक है, ये हमारा पहला वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ बिल्कुल कर सकते हो बेटा। पहला लॉ क्या बोल रहा है, मैं तुम लोगों को यहीं पर ही डिक्टेट कर दे रहा हूं, उसको लिख लो। फराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है वेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, weight deposited at electrode is directly proportional to the charge flowing through it. दूसरा लॉ बोलता है if same amount of charges flow through two different electrode, then weight deposited at each electrode will be directly proportional to its equivalent mass. ठीक है, ये हमने स्टेट कर दिया। अब हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फराडे is required for reduction of 1 mole of Cr2O7 2 negative to Cr3 positive. बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बच्चों बैलेंसिंग तुम लोगों को अगर आती हो, नहीं भी आती तो बताते जा रहा हूं। सबसे पहले मदर इक्वेशन लिखते हैं, यही मदर इक्वेशन है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एटम को बैलेंस करते हैं अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर एक ही था तो मैंने 2 लगा दिया। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं कैसे, वाटर ऐड करके डेफिशिएंट साइड पर। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, वहां पर एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर 7H2O लगा दिया। और बेटा एसिडिक मीडियम है ये, ठीक है, क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो वहां पर 7 टू 14 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव को लगाकर। 14 हाइड्रोजन वहां है, 14H पॉजिटिव बच्चों यहां कर दो। ठीक, अब आखिरी में चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो 14 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 12 पॉजिटिव इधर है, 2 3 जा 6 पॉजिटिव उधर है। अगर इस 12 पॉजिटिव को 6 पॉजिटिव बनाना है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये बैलेंस इक्वेशन आ गई, और मैंने आपको हमेशा सिखाया है बेटा जितने इलेक्ट्रॉन उतना फराडे, आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बोलता है कंडक्टिविटी ऑफ 10 raised to power -3 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4.1 into 10 raised to power -5 सीमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड एट 20 डिग्री सेल्सियस 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या निकालने को बोल रहा है हमको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना, अल्फा क्या है ये बता रहा है। तो मैं अल्फा का फॉर्मूला पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, वो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे दिया उसने 390.5 दे दिया, लेकिन सर लैम्डा एमसी नहीं दिया। कोई बात नहीं, लैम्डा एमसी का फॉर्मूला पता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब गिवन लिखो, देखो ध्यान दो, गिवन द कंडक्टिविटी ऑफ 10 raised to power -3 मोल पर लीटर, मतलब मोलैरिटी दे दी। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है इससे, है ना। कंडक्टिविटी कितनी है 4.1 into 10 raised to power -5, कप्पा दे दिया। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है भाई। इफ लैम्डा एम नॉट दे दिया है उसने 390.5,
भाई कप्पा पता है, एम पता है, लेमडा एमसी निकाल लेंगे, लेमडा एमसी यहाँ रखेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी से कर रहे हैं पर इसको, ठीक है। लेमडा एमसी, कप्पा कितना है? 4.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3, 1000 को 10⁻3 ले लिया। मोलरिटी देके रखिए 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा +3 कर देगा, +3 और +3 +6 हो जाएंगे, +6 और 10⁻⁻5 केवल 10 बचेगा। तो लेमडा एमसी आ गया 4.1 इंटू 10 मतलब 41। ठीक है, अब आगे देख लो। नेक्स्ट, बस अल्फा निकाल लो बेटा। 41 डिवाइडेड बाय 390.5 है ना, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा टफ सा लग रहा है ये तो। कोई बात नहीं, इसको 40 रख लो, ठीक है। और इसको 391 है ना, 391 है, रफ में 400 मान लो। 400 मान लो, ठीक है। 4 10 जा 0.1 के आसपास आएगा आंसर। अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, डरना मत। चलो अगला देखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 60 per second. How much time will it take to reduce 1 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.0625 ग्राम्स? ठीक है, ये भी बेटा बहुत आसान क्वेश्चंस में से एक आता है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जितनी तुम्हें पते हैं फॉर्मूले वो लिख लो। एक है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, और दूसरा है k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। अब देखिए, रेट कांस्टेंट दे दिया उसने, k दे दिया कितना, 60 पर सेकेंड, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस, मतलब टाइम निकालना है, रिड्यूस 1 ग्राम मतलब a दे दिया 1, टू a माइनस एक्स दे दिया 0.0625, ठीक है। बेटा इस वाले फॉर्मूले की जरूरत तो है ही नहीं, सब कुछ इसी से निकल जाएगा। चलो जल्दी कर रहे हैं अपन, इस t को यहां ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0.0625, हटाओ डेसिमल, क्या आ गया, 4 जीरो आ गए। मैं जानता हूं 25 25 जा 625, 25 4 जा 100 और 400 आ गया, और 25 400 देखो बेटा, 25 4 जा 100 है ना, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो 100 आ रहा है, 4 तक जाना है तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 16 जा 400, ठीक। अब इसी को वापस लिख ले रहा हूं मैं, 2.303 अपॉन 60 लॉग 16, लॉग 16 को आई कैन राइट इट एज, अगर 2 के पावर में देखें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 का पावर 4 हो गया, 2 का पावर 4 हो गया, टाइम आ गया बेटा 2.303 डिवाइडेड बाय 60 लॉग 2 का पावर 4। बेटा लॉग a का पावर b लॉग a हो जाएगा, 4 सामने आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 लॉग 2। अब बेटा बस कैंसिल करो, आंसर आप निकालो फटाक से, 15 4 जा 60 है ना, लॉग 2 तुम्हारा क्या होता है 0.301, लिख दो बेटा फटाक से जल्दी, 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाय 15। और मैंने आपको कई बार बोला है, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे बताया था 2.303 इंटू 0.301 इज 0.693, आज की क्लास में बताया था पहले यार, कुछ पलटाओ पन्ने पलटाओ, है ना। चलो देखो 0.693 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, कर दो आंसर आ जाएगा। देखो इसको पहले तो 693 ले लेता हूं, इंटू 10 का पावर माइनस से देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया, मैं इसको ले रहा हूं 693 डिवाइडेड बाय 15,
और ये काटा पीटी शुरू हो गई। 15 का टेबल तो आता है, 15 में 15, 30, 45, 60 ऐसा आता है ना। हाँ शाबाश। तो 15 4 जा 60, ठीक है, 9 बचा, 9 3, 15 6 जा 90, ठीक है, फिर 3 बचा, तो 15 2 जा 30, और 10 का -3 था ना, इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, 4.6 इंटू 10 का पावर -4 सेकेंड। सेकेंड ही है ना भाई, सेकेंड है ना, हाँ आंसर। ठीक है, ऐसा ही आसान आसान सा बेटा हमें करना है। अगला क्वेश्चन पिक कर रहे हैं अपन लोग। सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर डाइल्यूटेड, the limiting molar conductivity of B increases 1.5 times while that of A increases 25 times. अच्छा, which of the two is a strong electrolyte? Justify your answer. तुम पता क्या गलती करोगे, तुम बोलोगे जिसका बढ़ रहा है ना, बहुत ज्यादा कंडक्शन बढ़ गया, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, देखो ध्यान दो। सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या, एक इलेक्ट्रोलाइट है ए, एक है बी, दोनों को डाइल्यूट कर दिया। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, बी की इंक्रीज हुई केवल 1.5 टाइम्स, पर ए हो गया 25 टाइम्स। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड रहेगा, तो कंडक्शन ज्यादा बढ़ाने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है किसी कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी किसी की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, क्योंकि स्टार्टिंग में डिसोसिएट नहीं हुआ था भैया, लेकिन जब हमने उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया तो उसकी एकदम से 25 टाइम्स बढ़ गई। तो बच्चों आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, याद में आया क्या? अब क्या गाना गाऊं पूरा? चलो देखो, ये हो गया बेटा आपका क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलो ठीक, पहला वाला क्वेश्चन कर लिया हमने सॉल्व। जस्टिफाई और आंसर बोल देना बेटा कि यही कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन टू इनफाइनाइट, ऑन इंक्रीजिंग या ऑन मेकिंग इनफाइनाइट डाइल्यूट, तो बेटा इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डिसोसिएट्स, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोसिएट होता है, तो यार उसको जरूरत नहीं है ना इस टाइप से कुछ बना बनू के अच्छा सा प्यारा सुंदर सा लिख देना, ठीक है। चलो आगे। The product of electrolysis of aqueous NaCl at respective electrodes are cathode पे H2, anode पर Cl2 and not O2. Explain. सबसे पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है, ठीक है। देखो, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करना है, किसका करना है, aqueous NaCl, सबसे पहले लिख लो आयंस अवेलेबल। एक्वस है तो वाटर टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, ये सब मैंने सिखाया था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ा रहा था, वहां पर ये क्वेश्चन लेकर भी आया था मैं, ठीक है। क्या होगा बेटा, एट एनोड, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नेगेटिव स्पीशीज का करवाया जाता है। हमारे पास में नेगेटिव स्पीशीज में है OH नेगेटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है। ज्यादा बेहतर ऑक्सीडेशन आपका Cl नेगेटिव का होता है। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन बताया था मैंने आपको, Cl नेगेटिव फिर OH नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा देखो, देखो OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, मैं आपको दोनों का करके दिखा देता हूं, ठीक है, मैं आपको दोनों का करके दिखा देता हूं। अगर OH नेगेटिव का होगा तो इस तरह से होगा, 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव का होगा 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ, क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। तो बेटा सीधी सी बात है कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन जो है
वो Cl का बेटर हो सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है ज्यादा नीचे आ रहा है OH से। ठीक है, ये आंसर हो गया। और दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड नहीं है। अगर ये बहुत डाइल्यूट कर देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बढ़ जाएगी। जब कंसंट्रेशन ऑफ OH में बढ़ जाएगी Cl नेगेटिव से बहुत ज्यादा, तो बेटा एनोड पर O2 गैस मिल जाएगा। तो यहां पर एक तो आप बोल दोगे एक्वस NaCl में कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डज नॉट सरपास Cl नेगेटिव, मतलब मच इनफ, है ना। और उसको बोल दोगे कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो Cl नेगेटिव का बेहतर है किससे, OH नेगेटिव से, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये आंसर है बेटा उसका। ठीक, चलो हम कर रहे हैं पिक नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा। Calculate freezing point of a solution containing 8.1 gram of HBr in 100 gram of water, assuming the acid to be 90% ionized. अच्छा, गिवन मोलर मास ऑफ ब्रोमीन इज 80 ग्राम पर मोल, और बेटा उसने KF दे दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक, चलो सबसे पहले मैंने आपको हैबिट डालने को बोला है, गिवन लिख लिया करो, गिवन लिख लिया करो। क्या क्या है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मेरे को TFS निकालना है ना। कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr, W दे दिया है 8.1। ठीक, और इसको मैं W2 मान ले रहा हूं, है ना। 2 हमेशा फॉर सॉल्यूट, 1 फॉर सॉल्वेंट। हमारा सॉल्वेंट 1 नंबर है। ठीक, चलो तो W1 मान ले रहा हूं मैं, कितना दे दिया है 100 ग्राम दिया हुआ है, मानना क्या है ना। एज्यूमिंग द एसिड टू बी 90% आयोनाइज्ड, बेटा वेंट ऑफ फैक्टर I निकालने का फॉर्मूला है 1 प्लस y माइनस 1 इंटू x। ठीक है, अब देखो x मेरा दिया हुआ है 90%, यानी कि 90/100 यानी कि 0.9 आ गया, x आ गया 0.9। जो भी एसिड होगा, मान लो एसिडिक एसिड है CH3COH, वो 2 आयंस टूटेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो y मेरा 2 हो गया, -1 1 प्लस, है ना। तो बेटा क्या कहानी है, देखो ध्यान दो, 2 - 1 तो 1 है ना। 1 इंटू 0.9, 0.9 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका वेंट ऑफ फैक्टर I आ गया 1.9। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आई मत भूलना, आई हमारे सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल मत भूलना कभी भी, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, क्योंकि हमने निकाल लिया था आई 90% पढ़ के। मोलर मास भी दिया हुआ है Br का, ठीक है। तो 80 मोलर मास हो गया Br का, हाइड्रोजन का 1 M2 81 हो गया। M1 हम जानते हैं 18 है, ठीक है। M1 हम जानते हैं क्या है, 18 है। भाई वाटर का मास क्या होता है 18 ना, ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन 18 हो गया। और KF भी दे दिया, अरे वाह वाह, सब तो दे दिया उसने 1.86। बस TFS निकालना है ना, फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। डेल्टा TF बराबर होता है I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। I 1.9 है, KF दिया है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ठीक है। क्योंकि भाई 100 ग्राम बोल रहा है ना, अगर वो केजी में दिया होता, अगर वो केजी में दिया होता तो 1000 नहीं लेता मैं। बस बेटा अब तो वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है मेरे को, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा TF आई दिया हुआ है 1.9 इंटू 1.86 इंटू W2 कितना दिया हुआ है 8.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 कितना है 81 इंटू 100। बेटा ये 81 कैंसिल हो गया, 0.1 बचा, ये 2 0 हटा दो, 0.1 और 10 अभी हट गया आपस में। तो बस करना क्या है 1.9 इंटू 1.86,
तुम लोगों को 19 का टेबल तो नहीं आता होगा, सच बोलो नहीं आता ना? मुझे आता है, ठीक है। चलो याद कर लो यार टेबल, यार कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। देखो चलो, डेल्टा टी एफ 19 6 जा क्या हो गया 114, है ना? तो 4 कैरी 11, 19 8 जा 152, 152 और 11 हो गया 163, 3 कैरी 16, 19 बन जा तो पता है 19, 19 और 16 कितना हो जाएगा, है 19 16 हो जाएगा 35, ठीक है। कितने डेसिमल, 2 और एक 3, 3.534। ये डेल्टा टीएफ आ गया। अब डेल्टा टीएफ का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, टीएफ नॉट माइनस टीएफएस इज इक्वल टू 3.534, ठीक है। ये केल्विन यूनिट थी तो केल्विन में आ रहा है मेरा अभी, ठीक है। अब साहब डिग्री सेल्सियस भी उतना ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टीएफ नॉट का केल्विन में कितना होता है 273, भाई प्योर वाटर का 273 होता है ना, माइनस टीएफएस बराबर 3.534। तो टीएफएस उधर ले जाओ, इसको बस उठा के माइनस कर दो, फाइनल आपका बेटा टीएफएस क्या आ गया 273 माइनस 3.534, 0.000। 10 में से 4 गया बचा 6, 9 में से 3 गया बचा 6, 9 में से 5 गया बचा 4, 12 में से 3 गया बचा 9, ये हो गया 69, 269.466 केल्विन। आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस में 3.534 ही डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, ठीक है। चलो भाई, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं ना? अगला क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं तुम लोगों को एक ऐसी ट्रिक बता देता हूं जिससे बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। क्या ट्रिक सर? मैं तुमको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन ही दे देता हूं, एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स ए इंटू मोलर मास ऑफ बी, ठीक है। ये रिलेशन है बेटा, ये मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सॉल्यूट का इंटू 1000 मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। हमारा क्या है सॉल्यूट, इथेनॉल है। इथेनॉल का फॉर्मूला पता है क्या, C2H5OH, मोलर मास Mb कितना हो जाएगा, निकाल लो इससे फटाक से। कुछ गिवन दिया है क्या सर? कैसे नहीं दिया बेटा गिवन, देखो गिवन दिखते हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब उसने XA दे दिया है 0.88। सीधी बात है, अगर XA दे दिया है तो मैं जानता हूं मेरा XA प्लस XB ये बराबर 1 होता है। तो XA अगर 0.88 है तो XB क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.88, यानी कि मेरा XB हो जाएगा 0.12। XA आ गया, XB आ गया, MB तुम निकाल ही सकते हो। 2 कार्बन है तो 12 2 जा 24, प्लस हाइड्रोजन का 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, है ना। तो 24 प्लस 6 हो जाएगा 30, 30 और 16 हो गया 46 MB भी पता लग गया, ठीक भाई साहब। चलो देखो करना शुरू कर दो बेटा, मोलैलिटी निकालनी ना हमको, मोलैलिटी बराबर XB कितना है 0.12, 0.12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय XA कितना है 0.88, 0.88 इंटू मोलर मास MB कितना है 46 है, 46। ये हटाओ यार, ये क्या है मतलब, तो हटा दो, है ना। अब साहब कैंसिल करना शुरू करो, 2 6 जा 12, 2 44 जा, 2 3 जा 6, 2 22 जा, ठीक है। अब ये जा रहा है क्या 46, इसको 45 मान लू, 45 मान लो इसको, इसको मैं अगर 45 मानता हूं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, 15 3 जा 45 मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। क्या आ गई मोलैलिटी 1000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 22 करना है बस, 15 का टेबल आता है तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो देखो बच्चों 1000 डिवाइडेड बाय
15 का 30 0 कैरी 3, 15 का 30 33 हो गया, 3 30 0 0, ठीक है 0 0। अब बेटा 33 100 अपॉन 33 कर लो, 100 अपॉन 33 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं 11 से काट देता हूं पहले, 11 से 33, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 है ना। अब 99 आ रहा है, 1 है, फिर उसको 0.0 वो लगा के करूँ, हटाओ छोड़ो ना, 11 9 जा 99, 11 से 33 और 3 3 जा 9, तो मोलैलिटी 3 के आसपास कुछ आंसर, मोलल लिख देना इसकी यूनिट, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं भूलना है। चलिए अगला क्वेश्चन पिक कर रहे हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। The following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at a constant volume. 2N2O5 बना रहा है 2N2O4 plus O2। अच्छा भैया, टाइम दे दिया 0, टोटल प्रेशर दे दिया 0.5, फिर अगला दिया हुआ है 100 और दे दिया टोटल प्रेशर दे दिया 0.512। अच्छा, ये कहानी है भाई साहब इनकी, ठीक है। तो समझना बात को, क्या बात है, बात इतनी सी है कि सर यहां पर तो प्रेशर वाला दे दिया, और प्रेशर वाले का हमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला नहीं पता है, हम सब डिराइव करके सिखाएंगे आपको, सब बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। देखो तुम ये तो जानते हो ना कि मान लो ए मेरा रिएक्टेंट था और वो प्रोडक्ट बना रहा था, तो एट टाइम T0 पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में ए ले लिया करता था और इसकी 0 ले लिया करता था, और कुछ टाइम बीतने के बाद ये अगर प्रोडक्ट X बन गया तो ये बचता था A माइनस एक्स, है ना। अब यहां पर प्रेशर की बात कर रहा है, तो एक काम करो ना यार, तुम इनिशियल प्रेशर को P0 ले लो और इसको ले लो P डैश, इसको क्या ले लो, P डैश ले लो, है ना। नहीं देखो, इसको P डैश मत लो, एक काम करो, देखो इसको P डैश लो, ये बना P डैश, और ये इसमें से कम हुआ ना तो इसको P0 माइनस P डैश बोल दो, P0 माइनस P डैश बोल दो, ठीक है, P0 माइनस P डैश आप बोल दो। अब साहब देखो 2N2O5 बना रहा था 2N2O4 प्लस O2, अब हम उस केस में ले रहे हैं, इसको, इस रिएक्शन को लिख दो। ये तो समझ गया ना तुम क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2। देखो बेटा यहां पर टाइम जीरो और दूसरा मान ले रहा हूं टाइम 100 है अब, ठीक है, क्योंकि उसने दिया हुआ है ना हमको टाइम 100, 0 और 100, तो 0 पर प्रेशर कितना दिया था, इसको P0 मान लो, 0.5 दिया हुआ है, आखिरी में कर लेंगे, ये दोनों 0 0। अब 100 सेकेंड पर अगर ये P डैश बना, ये P डैश बना, तो इसमें से P0 माइनस P डैश हो गया, P0 माइनस P डैश। अब बेटा सीधी सी बात है, टोटल प्रेशर, यहां पर उसने टोटल प्रेशर दिया है तुमको, P डैश नहीं दिया है, टोटल प्रेशर दिया है, ठीक है। मतलब ये तीनों गैसेस एक कंटेनर में बंद हैं और वो तीनों गैसेस प्रेशर लगा रही हैं, तो टोटल प्रेशर इनके सम के बराबर होगा ना, मतलब P0 माइनस P डैश प्लस P डैश प्लस P डैश इसके बराबर होगा, P डैश कैंसिल हो गया, P टोटल बराबर आ गया किसके, P0 प्लस P डैश के, आ गया। अब मेरे को टोटल प्रेशर मिला है, पर मेरे को तो भाई मेरा जो फॉर्मूला है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला था K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था ना। तो A की जगह मेरे को P0 और A माइनस एक्स की जगह मेरे को P0 माइनस P डैश रखना है, पर मेरे को P डैश नहीं पता था, ठीक है। यहां से मैं P डैश निकाल सकता हूं, यहां से P डैश कैसे निकलेगा, यहां से P डैश आ जाएगा P टोटल माइनस P0, आ गया P डैश। इस P डैश को उठाकर यहां रख लो, तो P0 माइनस P डैश का तुम्हें सही चीज पता लग जाएगी, किस टर्म में, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P0 0 पर और टोटल प्रेशर टर्म्स में, तो P डैश को हम हटा ही देते हैं। देखो बच्चों P0 माइनस P डैश हो जाएगा P0 माइनस
पी टोटल माइनस पी नॉट, माइनस हटाऊंगा ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्या आ गया बेटा, पी नॉट माइनस पी टोटल प्लस पी नॉट, या पी नॉट माइनस पी डैश की वैल्यू आ गई 2 पी नॉट माइनस पी टोटल। ठीक है, तो बेटा ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, अभी हमने पहले इक्वेशन डिराइव करी, फिर बस वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। हम फॉर्मूला यूज करेंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टोटल। ये तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए बताया बेटा, लेकिन तुम्हारे पास प्रेशर का आया ना कुछ भी फर्स्ट ऑर्डर का, तो यही वाली इक्वेशन उठा के डाल देना। ठीक है, चलो अब मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं और मैं वैल्यूज पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा। 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टोटल। ठीक है, अब बच्चों देखो ध्यान दो, यहां पी नॉट कितना दिया है मेरे को 0.5 और टाइम दिया है 100 और वो 0.512 है ना। चलो देखो गिवन लिख ले रहा हूं और सॉल्व करूंगा। टाइम दिया हुआ है 100, पी नॉट दिया हुआ है मेरे को 0.5, पी टोटल दिया हुआ है मेरे को 0.512 है ना। चलो रखो इसमें, के रेट कांस्टेंट निकालना है ना बेटा, देखो वो बोल रहा है ना कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के ही तो निकालना है अपने को। ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 100। ठीक है, अब लॉग ऑफ पी नॉट कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 2 पी नॉट, बेटा 0.5 इंटू 2 तो 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस 0.512। ठीक है, तो 0.512 तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ देखो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4 माइनस कर लो 1.00। ठीक है, 0.512, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 0.488 नहीं आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये 0.488 आ गया, 0.488, 2.303 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया के बराबर। ठीक है, अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो बेटा ये भी इजीली सॉल्व होगा, कैसे देखो ध्यान दो, देखो 0.5 इसको ले लो 5 इंटू 10 का पावर -1, 0.488 है तो इसको ले लो 488 इंटू 10 का पावर -3, 2.303 अपॉन 100 के। ठीक है, अब -3 ऊपर जाएगा क्या कर देगा, -3 ऊपर जाएगा +3 कर देगा, +3 -1 हो जाएगा +2, मतलब 5 इंटू 10 का पावर 2, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग ऑफ 500 अपॉन 488, यही है ना, लॉग ऑफ 500 अपॉन 488। ठीक है, इसको हम कैंसिल करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए भाई किससे करूं इसको, क्या राउंड ऑफ कर सकता हूं मैं, हाँ चलो देखो मैं 488 को 490 तो मान सकता हूं, ये मानते हो, 488 को मैं 490 ले लेता हूं, मैं राउंड ऑफ करने में एक्सपर्ट हूं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100, हमारे आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, अप्रोक्स देना, कोई ना बात नहीं, तुम्हारी मैडम पूरे मार्क्स देंगी, पीठ थपथपाएंगी, शाबाश बेटा वेरी गुड। लॉग ऑफ 500 अपॉन 490, अब कैंसिल कैंसिल खेलना शुरू, 0 0, अब 50 अपॉन 49 है, सर 49 50 ले ले, नहीं ऐसा मत करना, 50 अपॉन 50 1 हो जाएगा, log 1 0, तुम इसको पूरा उठा के 0 कर दोगे, ठीक है, ऐसा मत करना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 log a माइनस log b कर दो, log a माइनस log b कर दो। ठीक है, तो भैया log 50, सर log 50 क्या ले लूं मैं,
log 50 मैं क्या ले सकता हूं? ठीक, अब बेटा log 50 अगर निकालना है तो 5 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 10 लिख सकता हूं उसको मैं, log 5 इंटू 10। देखो log 50 can be written as log 5 into 10 और log 49 can be written as log 7 समझे 49 ना 7 का पावर 2 log 7 का पावर 2। ठीक है, ये तो एज इट इज रहने दो के। अब log a into b is log a plus log b, log a plus log b माइनस 2 log 7, log a का पावर b होता है b log a। इनकी वैल्यू सॉल्व करके बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2.303 अपॉन 100। मैं इनको वहां ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो log 5 होता है 0.699, log 10 होता है 1, तो ऐड कर दूंगा इनको तो आएगा 1.699। ठीक है, log 7 होता है 0.845, तो 0.845 देखो 0.845 इंटू 2 कर दो, 2 5 या 10, 0 का 1, 2 4 या 8 और 9 2 या 16, 1.690 इसमें से माइनस कर दो 1.690 क्या आया 0.009, 0.009। सर उसको 1 ही मान लेते, log 1 0 हो जाएगा इधर, log 1 की वैल्यू 0, उसको उठा के पूरा 0 कर दो तुम, तो वैसा मत करना, नहीं तो बोलोगे साहब के रेट कौन है 0। नहीं बेटा, है ना। देखो क्या होगा सर, के तो बहुत छोटा आएगा, कितना भी छोटा आए आने दो, लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते अपन, ठीक है। 2.303 इंटू 0.009, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो बस बेटा 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सब 10 के पावर में खींचेंगे अपन। 9 3 या 27, 9 3 या 27, ठीक है, फिर 9 3 या 27, 7 कैरी 2, 9 2 या 18, 18 और 2 20, कितने डेसिमल है 3 3 6 है ना, 6 है, तो मैं इंटू 10 का पावर -6 लिख देता हूं और नीचे 100 है, 100 भी ऊपर जाएगा, 100 भी ऊपर जाएगा, 10 का पावर क्या कर देगा -8 कर देगा, क्या कर देगा 10 का पावर -8, और मैं मेरे फाइनल के की वैल्यू निकाल ले रहा हूं, देखो k इज टू 2072 इंटू 10 का पावर -8, या आप इसको क्या लिख सकते हो, नहीं 20727 है ना, या आप इसको क्या लिख सकते हो 2.07 इंटू 10 का -4, 2.07 इंटू 10 का पावर -4, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे सॉल्व करना है बेटा हमको, ठीक है। और बच्चों बात कहानी इतनी सी है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज कर लिए, ठीक है। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में और अभी आने वाले जो हाफ ईयरली हैं या जो भी बोर्ड एग्जाम्स आप लोग आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनमें ये देख सकते हो, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिख के, टिल देन गुड बाय।